हेलो बच्चों, साथियों, देखते हैं आज यूपी बोर्ड 2025 हिंदी का पेपर रहा 24 फरवरी। हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख सकते हैं पेपर हमारे पास आ चुका है और इसको हम लोग हल करेंगे। क्या है? हिंदी केवल प्रश्न पत्र 70 नंबर के। ये निर्देश आप सभी पढ़ ही चुके होंगे, पेपर से आप बोर्ड सेंटर से निकल भी चुके होंगे। खंड अ के अंतर्गत हम बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको आप OMR पर भरे हैं उसका हम उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए किसका आया है। क्या बोलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा की है, पूछा गया है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किन की है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। पहला का बी होगा। ठीक है, एकदम 100% आपको शुद्ध उत्तर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये किस विधा की रचना है, तो पहला का होगा आत्मकथा। ठीक है, इसी प्रकार से अब चलेंगे हम दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है? आप देख सकते हैं क्या है, लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ये अगे जी की रचना है। किसकी है? अगे जी की। इसका ऑप्शन होगा डी। आपने अगर OMR में डी भरा है तो आपका सही है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल की रचना है एक त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। ठीक है, तो तीसरा का ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का परीक्षा गुरु माना जाता है। तो चौथे का विकल्प आपका सी होगा, परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्लोत्तर योगीन लेखक, शुक्लोत्तर योगीन लेखक यानी छायावाद उत्तर के बाद के लेखक कौन है? तो इसमें हम नाम आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी जिन्हें हम HP द्विवेदी भी बोलते हैं। तो पांचवा का विकल्प आपका डी होगा। ठीक है, सही। आगे बढ़ेंगे तो आगे है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अगर कवियों की बात करें तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में नाम आता है मतीराम का। बाकी जो ये, ठीक है ना, यानी कि छठा का सी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, छठा का सी होगा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों ने भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, यानी काव्य भाषा किसको माना गया? रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं बच्चों, वो सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है? ब्रज भाषा में हुआ है। और तो और सारी श्रृंगार रस में रचे गए हैं ज़्यादातर रचनाएं। अगर कुछ कवियों को छोड़ दे, वीर भूषण वगैरह के छोड़ दें, तो ज़्यादातर रचनाएं श्रृंगार रस में है और उनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, तो सातवां का क्या होगा? सातवां का बी होगा। चलिए आठवां का देखते हैं। छायावाद योगीन कवि कौन है? तो बहुत ही सरल ही सवाल है। छायावाद योगीन कवि हैं आपकी महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा, यानी कि आठवां का डी प्रश्न सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि आप तुरंत मिला लीजिए कि अपने 20 में कितना सही किया है। ठीक है, चलिए नौवां का देखते हैं। तो नौवां का क्या होगा? कनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, अर्थात नौवा का डी विकल्प सही है। ठीक है, आगे अगर चलते हैं तो देखेंगे नई कविता युग के कवि कौन है। 1950-51 के बाद की जो भी नई कविता पत्रिकाओं के बाद के कवि आते हैं उनको हम नई कविता युग के कवि मानते हैं। तो इसमें नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह जी का। किसका आता है? शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, याद रहे आपको। 10वां का ये आपका सही है विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? आपको दो ही रस पढ़ना था, करुण रस और हास्य रस। एक का पूछा गया हाई स्कूल में, है ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जिसमें किसी नायक या नायिका के वेशभूषा, उसकी बात विचार को सुनकर, उसके अभिनय करने के तरीकों को देखकर, उसके वार्ता यानी बातचीत करने के लहजे को देखकर केवल हंसी आए, यानी हास, तो उसमें हास्य रस होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। सीधी सी बात है, आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। किसका? 12वां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत ही सरल, आपके पाठ्यक्रम से ही पूछा गया है, क्योंकि आपको छंद में 3 ही छंद पढ़ना था, चौपाई, सोरठा और एक और छंद था।
मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो आपका 13वां का क्या होगा, 13वां का आपका 13 होगा। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके द्वितीय चरण में पूछ रहा है तो द्वितीय चरण में 13 मात्राएं ही होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 13वां का ये प्रश्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग से एक सवाल आया है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बहुत ही आसान है। उपहार शब्द में उप उपसर्ग है, कौन सा है, उप उपसर्ग है, यानी कि आपका तीसरा सी विकल्प सही है, चौथा का सी। आगे बढ़िएगा। एक प्रश्न थोड़ा हम ये मान के चलते हैं, 15वां वाला प्रश्न अगर देखते हैं, त्रिभुवन में समास, तो देखिए इसमें 2 विकल्प सही है, दिग्गु भी होता है और कर्मधारय भी होता है। अगर आपने दिग्गु और कर्मधारय में से, यानी कि बी और डी सी में से, बी और सी में से अगर किसी एक को चुना है तो वो सही ही माना जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आप अगर सी लगाए हैं तो इस पर श्योर मान के जाइएगा, क्योंकि विशेषण विशेष से का संबंध और संख्यावाची का संबंध दिग्गु में और कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध, इस हिसाब से ये प्रश्न त्रिभुवन जो है ये आपका दिग्गु में भी जाएगा और कर्मधारय में जाएगा। लेकिन हम प्राथमिकता के तौर पर हम सी मानेंगे, किसको मानेंगे, हम सी को मानेंगे। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने बी भी दिया है दिग्गु तो भी सही है, कर्मधारय सी भी सही है, ये दोनों विकल्प सही है, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। आगे चलिए, क्या पूछा है, तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव अर्थात हिंदी का शब्द, तो क्या है, ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, तो ओष्ठ का तद्भव शब्द ओठ होता है। 2 विकल्प तो बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहे हैं। ओष्ठ मतलब लिप जिसको बोलते हैं, होठ, तो इसका शुद्ध हिंदी होता है ओठ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो 16 का क्या होगा, 16 का सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 17 का देखते हैं, युष्मत शब्द के सप्तमी में एक वचन का रूप क्या बनता है। तो युष्मत में 2 ही आपको शब्द रूप पढ़ना था, इसमें से एक युष्मत का आ गया। तो युष्मत का सप्तमी का एक वचन पूछा था, तो इसमें क्या बनता है, त्वयी बनता है, त्वयी। त्वयी बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। कौन विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, इस बात का याद रखिएगा। त्वयी आप मिलान कर लीजिएगा अपना। अर्थ के आधार पर 18वां प्रश्न क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, ऐसे ही 8 प्रकार के भेद होते हैं। आपको 2 ही प्रकार की रचनाओं को पढ़ना था, वाक्य रचना, एक रचना के आधार पर जो कि सरल, संयुक्त और मिश्र था, और एक 8 प्रकार का जो होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो इसका 18वां का ये विकल्प सही होगा, इस बात को आप मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब कर्तृवाद से भी पूछा गया था, बिल्कुल आपकी किताब में अगर आप किताब पढ़े हो तो पहला ही विकल्प, पहला ही उदाहरण जो सेम किताब से उठा के दे दिया है, क्या है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाची में दिया था, इसको कर्मवाची में बदलना था। तो इसमें को का चिन्ह लाना था, तो को केवल एक में आएगा। छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, किसके द्वारा, द्वारा का मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा, तो छात्रों के द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। तो छात्र विद्यालय में खेलते हैं, तो इसका कर्मवाच्य विकल्प भी सही है, अर्थात छात्र क्या होगा इसका, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ठीक है, बी विकल्प सही है 19 का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या है, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल अभिकारी शब्द की बात किया है, तो देखिए संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन होता है वचन, कर्म के, लिंग के आधार पर। लेकिन अव्यय पद जो होते हैं इन सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इस हिसाब से आपका सी विकल्प सही है 20 का। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सब प्रश्न और इसके उत्तर जो बताए गए हैं क्या आपको अच्छा लगा। यही 100% सही है, आप कहीं भी मिलान कर लीजिएगा अपनी किताब से। अगर ये भी प्रश्न आपको त्रुटिपूर्ण लगा हो तो भी कमेंट करिएगा, नहीं लगा है तो प्रशंसा के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को लास्ट में कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसा लगा वीडियो इसकी हमें पुष्टि जरूर कराइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।